नमस्कार दोस्तों, द एक्सप्रेस स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का केमिस्ट्री मॉडल सेट फर्स्ट का हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है उसको हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स देख चुके थे, तो आज हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन देखने वाले हैं। यानी थ्योरी जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुका था, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आज जितना भी है वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें। जितना भी क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है सारा क्वेश्चन आंसर मैं बताऊंगा और आप लोगों के लिए पीडीएफ भी टेलीग्राम ग्रुप पर दे देंगे, इसलिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यदि आप नहीं जुड़े हैं तो उससे जुड़ लें और आप वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें 27 नंबर तक ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन था। तो 28 नंबर से देखते हैं। 28 नंबर में कह रहा है कि ईएमएफ तथा विभवांतर में विभेद करें। ईएमएफ तथा विभवांतर में विभेद करें, इसको बोला गया है। तो ये जो आपका है अंतर विभेद करने के लिए क्या है कि आप लोग को लिस्ट में लिख करके बताना पड़ेगा। आइए हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन क्या था कि ईएमएफ विभवांतर में विभेद करें। तो देखिए विभेद करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अब विभेद देखिए दो तरह से कर सकते हैं। आप डायरेक्ट इस तरह से अगर कॉलम में नहीं बांटिएगा तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन कॉलम में बांटने पर क्या होता है कि अंतर स्पष्ट अगर आप कर रहे हैं, दोनों के पीछे अगर डिफरेंस को दिखा रहे हैं, तो इस तरह से आप अगर बांट देते हैं तो वह एक देखने में भी ये सूटेबल लगता है। और आपका इस तरह से लिखने पर क्या है, मार्क्स कटने का चांस कम रहता है। और देखिए आप क्वेश्चन आंसर को लिखते समय आप काट कूट अगर नहीं के बराबर कीजिएगा तो बेटर रहेगा। आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। देखिए क्या है, एक तरफ आप लिखिए ईएमएफ और एक तरफ लिखिए आप विभवांतर। तो दोनों में आपको विभेद दिखाना है। आप कम से कम 3 से 4 पॉइंट में उसका जवाब दीजिए तो सबसे बेटर रहेगा। देखिए तो पहला है कि ईएमएफ में क्या है कि यह दोनों इलेक्ट्रोड के विभव का अंतर है। यानी दोनों इलेक्ट्रोड जो होता है दोनों के बीच का ये क्या है, विभव का ये अंतर है। जब सेल से विद्युत परिपथ में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रहा हो, यानी ये क्या है, जब सेल से कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है उस समय दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के विभव के अंतर को ये बतलाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। आगे देखिए अब इसका क्या है, विभवांतर क्या है। पहला पॉइंट में कि यह दोनों इलेक्ट्रोड के विभव का अंतर है जब सेल से विद्युत धारा प्रवाहित लिया जाता है। यानी ईएमएफ कब बोला जाता है, जब उससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, और विभवांतर कब बोला जाता है, जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। अगला सेकंड नंबर क्या है, यह सेल के अधिकतम कार्य को दर्शाता है। यानी ये जो है ईएमएफ का मतलब होता है कि सबसे अधिकतम कार्य को दर्शाता है, लेकिन विभवांतर क्या है, यह सेल के अधिकतम कार्य कम होता है। यानी अधिकतम कार्य से क्या होता है, ये कम होता है। तीसरा पॉइंट है, इसे पोटेंटियोमीटर द्वारा मापा जाता है। इसको पोटेंटियोमीटर द्वारा इसको मापा जाता है, लेकिन इसको क्या विभवांतर किससे मापा जाता है, इसे वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। यानी विभवांतर किससे मापा जाता है, वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। चौथा है कि यह सेल से लगातार विद्युत धारा प्रवाह हेतु जिम्मेदार होता है। ये क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, यह सेल से लगातार विद्युत धारा प्रवाह हेतु जिम्मेदार होता है, लेकिन ये क्या होता है, यह सेल से लगातार धारा प्रवाह हेतु जिम्मेदार नहीं होता है। चलिए अगला 29 नंबर देखते हैं कि 29 नंबर में क्या है, पेंट के कोलाइड के प्रकार तथा परिक्षेपण माध्यम लिखिए। यानी पेंट जो है, कोई भी चीज़ को पेंट जो करते हैं उसका बोल रहा है कि कोलाइड के प्रकार का और परिक्षेपण का माध्यम बताइए कि वो कौन सा माध्यम है। तो देखिए इसका आंसर होगा कि पेंट के कोलाइड का प्रकार, ये प्रकार जो है आपका इस सॉल है, और इसमें परिक्षेपण माध्यम द्रव तथा परिक्षिप्त अवस्था ठोस होता है। यानी परिक्षेपण माध्यम जब होता है उसमें द्रव होता है, लेकिन परिक्षिप्त अवस्था में क्या हो जाता है, वह ठोस हो जाता है। अगला 30 नंबर में क्या है कि राउल्ट का नियम क्या है। आप लोग पढ़े होंगे, थ्योरी जब पढ़े होंगे तो आप लोग को पूरी तरह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा ये राउल्ट का नियम क्या है। तो राउल्ट ने 2 नियम दिए थे, एक अवाष्पशील
कोई पदार्थ है उसके लिए दिया था और एक वाष्पशील पदार्थ के लिए उसने नियम दिया था। तो दोनों नियम को लिखना है। तो यहाँ लिखा है कि व्हाट इज रॉल्ट्स नियम, रॉल्ट का नियम क्या है। तो देखिए आइए हम लोग दोनों नियम को डिटेल से देखते हैं। देखिए पहला नियम क्या था, पहला नियम उसका था कि अवाष्पशील विलय के लिए रॉल्ट का नियम। अवाष्पशील विलय का मतलब क्या हुआ कि जो वाष्प नहीं हो रहा है, विलय है पर वह वाष्प नहीं होता है, यानी वाष्पशील नहीं है, उसके लिए उसका नियम क्या था। इस नियम के अनुसार यानी अवाष्पशील विलय के नियम, रॉल्ट का नियम पहला जो है उसके नियम के अनुसार निश्चित ताप पर, यानी ताप को क्या करना है, निश्चित रखना है। निश्चित ताप पर अवाष्पशील विलय के विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब एवं उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। यानी ये जो नियम था उसका पहला नियम था। देखिए तो उसका नियम क्या था, दैट इज PS इक्वल टू P0 इंटू X1। अब P0 PS क्या है, देखिए PS विलय का वाष्प दाब है। क्या है वह, विलय का वाष्प दाब है, विलय का विलयन का वाष्प दाब है। जब दोनों उसमें मिला हुआ उस समय का वो वाष्प दाब है। P0 क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। विलायक जो है जो घुलने वाला है, यानी उसका क्या है, शुद्ध वाष्प दाब है। और X1 क्या है, विलायक का मोल प्रभाज्य है। ये आपका पहला नियम था, रॉल्ट का ये पहला नियम था। चलिए अगला नियम को देखते हैं इसका। सेकेंड नियम इसका क्या है कि वाष्पशील विलय के विलयन के लिए रॉल्ट का नियम। वाष्पशील विलय किसके लिए, वाष्पशील विलय, विलय है पर वह ये वाष्प भी होता है, उसके लिए इसका क्या नियम था कि इस नियम के अनुसार किसी वाष्पशील विलय के विलयन में किसी घटक का वाष्प दाब उनके शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब एवं मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। ये उसका नियम था। दैट इज उसका क्या था, व्यंजक क्या है, PA इक्वल टू P0A इंटू XA एंड PB बराबर P0B इंटू XB। अब ये क्या है, तो देखिए जहाँ पर ये सब क्या सारा क्या चीज़ है, तो PA जो है आपका विलयन में घटक A का वाष्प दाब, विलयन A में जो है, विलयन A में घटक A का वाष्प दाब है और P0A क्या है, घटक A का शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब। जब वो उसको नहीं मिलाएगा तो शुद्ध अवस्था का ये वाष्प दाब है। और XA क्या है, A का मोल अंश है। अगला PB क्या है, PB है विलयन में घटक B का वाष्प दाब, यानी उसमें जो विलयन B में जो है उसमें घटक PB जो विलयन जो है उसमें से घटक B का वाष्प दाब क्या है, इस चीज़ को है P0B मतलब घटक B के शुद्ध अवस्था में वाष्प, जब उसको नहीं मिलाएगा उस समय का वाष्प दाब क्या है। और XB क्या है, B का मोल अंश, B का क्या है, ये मोल अंश है। ये था उसका रोल्ट का नियम है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो ज़रूर लंबा हो सकता है पर आप लोगों को पूरा डिटेल के साथ में बताऊंगा। और अगर आप लोगों को अगर PDF इसका प्राप्त चाहिए इसका PDF सॉल्यूशन का अगर PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम में ग्रुप में आपको इसका PDF दे दिया जाएगा। आइए 31 नंबर में क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, यानी इसका क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, परिभाषित करना है। यानी क्या दिया हुआ है, फिजिकल एडजॉर्बेशन, भौतिक अधिशोषण, और सेकंड में क्या बोला है कि द्रव स्नेही कोलाइड, यानी दो आपको परिभाषा लिखना है। तो सबसे पहला परिभाषा को लिखते हैं कि भौतिक अधिशोषण क्या है। भौतिक अधिशोषण क्या है, देखिए तो इसका परिभाषा क्या होगा। भौतिक अधिशोषण का क्या है कि जब किसी, अगर मान लो दो पदार्थ है उसके बीच में, दोनों के बीच में जो बल लगता है, कोई पदार्थ है उसके बीच में जो बल लगता है, तो कौन कौन सा बल लगता है या कौन सा बल लगता है, दोनों के बीच में कैसा बल लगता है, उसी को हम लोग भौतिक अधिशोषण कहते हैं। देखिए जब कम बल लगता है, देखिए इसका परिभाषा क्या है कि वह अधिशोषण जिसमें अधिशोषक एवं अधिशोषित के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल, यानी दो पदार्थ जो होता है दोनों के बीच में आकर्षण बल जो कार्य करता है, तो आकर्षण बल दुर्बल वांडर बल के समान हो उसे भौतिक अधिशोषण कहते हैं। यानी दुर्बल बल हो वो, यानी वो स्ट्रॉन्ग बल के साथ वह जुड़ा ना हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भौतिक अधिशोषण कहते हैं। इस प्रकार के अधिशोषण में अधिशोषण की
ऊष्मा का मान बहुत कम यानी 20 से 40 किलो जूल मोल प्रति मोल होता है। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल में है कि ठोस की सतह पर किसी गैस का अधिशोषण, कोई ठोस है उस पर गैस का अधिशोषण, शीशे पर कोहरा का अधिशोषण, यानी कोई शीशा है उस पर कोहरा का अधिशोषण, यानी दोनों के बीच में क्या है, कमजोर बल के द्वारा जुड़ा रहता है, इसलिए हम हल्का सा अगर मिटाते हैं तो क्या होता है, वह मिट जाता है। उसके बाद है ब्लैकबोर्ड पर चौक का अधिशोषण, यानी ब्लैकबोर्ड और चौक के बीच में जो दोनों के बीच में फोर्स लगता है, बल लगता है, उसके बीच में भी कमजोर बल लगता है। आइए आगे, सेकंड नंबर में क्या बोला है, द्रव स्नेही कोलाइड, इसका परिभाषित करने के लिए बोला है द्रव स्नेही कोलाइड। देखिए इसका परिभाषा होगा कि वह कोलाइड जिसमें परिक्षेपण माध्यम एवं परिक्षिप्त प्रावस्था के प्रति बहुत अधिक होता है, उसे द्रव स्नेही कोलाइड कहा जाता है। इस प्रकार के कोलाइड अस्थायी तथा उत्कर्मण्य होते हैं, इन्हें आसानी से बनाया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, स्टार्च है, गम है जो आप किताब वगैरह साटते हैं, जिलेटिन है, etc। अब 32 नंबर में क्या है, देखिए अगला क्या है 32 नंबर में। 32 नंबर में आपको दिया है, यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है, आपको इसको मतलब आधा रिएक्शन को दिया है, आपको उसको रिएक्शन को पूरा करना है। देखिए इसको क्या दिया है, यानी आपको यहाँ पर दिया हुआ है C2H5Br, यानी आपका C2H5Br यानी ब्रोमीन, यानी इथाइल ब्रोमाइड है आपका। इथाइल ब्रोमाइड के साथ इथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जब KOH से किया जाता है तो उस समय देखिए क्या बनाता है, इथेनॉल का निर्माण करता है। यानी इसका यहाँ OH जो है, ये आपका ये OH जो है यहाँ पर ये Br के जगह पर आ जाता है और Br आगे K के साथ आज जुड़ जाता है, यानी ये बना जाता है इथाइल ब्रोमाइड बनाता है, यानी Br जुड़ गया तो मैंने इथाइल ब्रोमाइड जो है इथेनॉल में बदल जाता है और वह KBr बन जाता है। उसके बाद सेकंड में क्या है, सेकंड नंबर में दिया हुआ है CH3COOH प्लस PCl5। तो जब CH3 यानी एसिटिक एसिड का अभिक्रिया जब PCl5 के साथ होता है तो ये जो है इथाइल क्लोराइड का निर्माण करता है, इथाइल क्लोराइड का निर्माण करता है और POCl3 प्लस HCl का निर्माण करता है। देखिए 33 में क्या है कि रेशेदार एवं गोलिकाकार प्रोटीन में विभेद करा, यानी रेशेदार और गोलिकाकार प्रोटीन में विभेद यानी अंतर दोनों में दिखाने के लिए बोला है। तो आप अंतर दोनों के बीच में लाइन खींच करके जो पीछे बताया उस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो आइए हम लोग दोनों का विभेद करते हैं। देखिए क्या है कि पहला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट कम से कम 3 या 4 पॉइंट लिखिए, वो काफ़ी है। देखिए रेशेदार प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड चैन समांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं तथा धागे के समान प्रतीत होते हैं। वो कैसा होता है रेशेदार प्रोटीन, वो धागे के समान होता है, जबकि गोलिकाकार प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड चैन कुंडलित होकर गोलाकार आकृति का निर्माण करता है, यानी वो रेशेदार के जैसा रहता है, लेकिन ये क्या होता है धागे के समान रहता है, लेकिन गोलाकार में क्या होता है कि वह कुंडली यानी गोल के आकार में होता है। सेकंड नंबर में क्या है कि रेशेदार प्रोटीन जब अम्लों एवं क्षारों में अविलय होते हैं, रेशेदार प्रोटीन क्या होता है जल अम्ल क्षारों में क्या होता है अविलय होता है, वह घुलता नहीं है, लेकिन जबकि गोलिकाकार प्रोटीन जल अम्लों एवं क्षारों में क्या होते हैं विलय होते हैं। तो ये अंतर हो गया। तीसरा नंबर क्या है कि रेशेदार प्रोटीन में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जबकि गोलाकार प्रोटीन में अपेक्षाकृत दुर्बल इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। यानी उसमें क्या होता है रेशेदार प्रोटीन में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और इसमें क्या होता है ये दुर्बल यानी कमजोर बल के द्वारा जुड़ा रहता है। आइए 34 नंबर देखते हैं। 34 नंबर में बोला गया है कि सहबहुलक या सबहुलीकरण पद की व्याख्या कीजिए, यानी सहबहुलीकरण या उसका दोनों को बताने के लिए बोला है। देखिए इसका परिभाषा क्या है कि बहुलीकरण की वह विधि जिसमें बहुलक का निर्माण 2 या 2 से अधिक
भिन्न भिन्न एकलक द्वारा होता है, भिन्न भिन्न एकलक द्वारा होता है, उसे सहबहुलीकरण कहा जाता है। जैसे एग्जांपल है लाइलॉन 6। देखिए इसका रिएक्शन क्या होता है, देखिए आप लोगों को ये सबको क्या करना होगा, याद करना होगा। आप बोलिएगा कि नहीं हम ऐसे इसको समझ के याद रख लेंगे तो नहीं होगा। इसमें क्या होगा, थोड़ा आपको रटना भी पड़ेगा और याद भी रखना पड़ेगा। देखिए इसमें बोला है बहुलीकरण, जब अलग बहुत सारा जुड़ जाता है, जब NHCOOH CH2 4 और COOH ये आपका रिएक्शन है, NH2N, फिर बॉन्ड यहाँ पर है, यानी N यहाँ जो दर्शा रहा है, N जो है दर्शा रहा है यानी बहुत संख्या में जुड़ा हुआ है। यहाँ पर भी जो N दर्शा रहा है ये बहुत संख्या में जुड़ा हुआ है। उसके बाद प्लस NH2। जब इसका अगला क्या होता है, अगला आपका CO बन जाता है और प्लस CH2 और ये CONH और CH2 यानी आपका टोटल जो है ये N, यानी आप बहुत सी संख्या में आपस में जोड़ करके N संख्या में निर्माण करता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइलॉन कहते हैं। अगला देखिए, देखिए 35 नंबर में क्या है कि क्रोमियम का घनत्व 7.2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है प्रति क्यूब है यदि एकक कोष्टिका घन्य हो एवं कोर की लंबाई 289 pm हो तो एकक कोष्टिका की प्रकृति निर्धारित कीजिए। यानी ये जो है, अब ये फिजिकल केमिस्ट्री का है तो आप लोग पढ़े होंगे, फिजिकल केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर का पढ़े होंगे, उसमें ये चीज़ दिया हुआ है तो उसी का ये सवाल है। तो आइए इसका सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है आपका, देखिए दिया हुआ है ए दिया हुआ है आपका 289 pm दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद m जो है आपका मास है, किसका, क्रोमियम का मास दिया हुआ है, ये चीज़ दिया हुआ है आपका 52 ग्राम प्रति मोल। उसके बाद डी जो दिया हुआ है 7.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये भी आपका दिया हुआ है आपका 7.2। यहाँ पर दिया हुआ है घनत्व, उसका घनत्व दिया हुआ है डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है G/m/AQ/N0, ये होता है उसका डेंसिटी का फॉर्मूला आता है। उसमें आप बैठा करके सॉल्व कर दीजिए। जब उसको रख के यहाँ सॉल्व इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो Z को फ्री करेंगे तो आपका देखिए सबका मान उसमें पुट कर दीजिए। सबका मान पुट करने के बाद अब यहाँ पर इसको सॉल्व जब करेंगे, डिवाइड करेंगे तो अब क्या होगा 1.99 आएगा। यानी 1.99 का मतलब हुआ आपका जो लगभग जो है आपका 2 के बराबर आएगा, यानी लगभग 2 के बराबर आएगा। और आपको याद होगा ये किसका होता है, यानी BCC का परमाणु संख्या के बराबर होता है। तो नेचर ऑफ किसके बराबर हुआ, यूनिटी सेल यानी BCC के बराबर होगा। यानी आपको यही चीज़ बोलने के लिए बोला गया था कि अब किसके बराबर होता है, इसको सॉल्व करके आपको बताना था। आइए 36 नंबर को देखते हैं। 36 नंबर में क्या है कि एक अभिक्रिया A के प्रति प्रथम कोटि तथा B के प्रति द्वितीय कोटि है। तो बोला है अवकल वेग समीकरण लिखिए। सबसे पहले अवकल समीकरण वेग को लिखने के लिए बोला है। उसके बाद बोला है B की सांद्रता 3 गुनी करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बोला है अगर उसकी सांद्रता को 3 गुना अगर बढ़ा दिया जाए, गुनी कर दिया जाए तो उसका वेग पर क्या प्रभाव होगा। तो देखिए आइए उसको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो सबसे पहला क्या करेंगे, चूंकि मान लेंगे चूंकि अभिक्रिया A के प्रति प्रथम कोटि तथा B के प्रति द्वितीय कोटि है, यानी A को हम लोग बोल देंगे प्रथम कोटि और B को बोल देंगे द्वितीय कोटि। तो वेग हो जाएगा, आप लोग का ये फॉर्मूला पता है, वेग हो जाएगा K इंटू उसकी सांद्रता। सांद्रता को इस प्रकार से दर्शाया जाता है, बड़ी ब्रैकेट से दिया जाता है, तो A और B का स्क्वायर। चलिए उसके बाद द्वितीय कोटि का बोला था, B के प्रति द्वितीय कोटि, इसलिए यहाँ पर स्क्वायर लगा। अगर इसमें भी बोलता A के प्रति बोलता तो A में भी लगता, B में बोला है तो B पर स्क्वायर लग गया। अब सेकंड नंबर में क्या है, इस समीकरण हो गया। वेग का समीकरण लिखने के लिए बोला था, वेग का समीकरण लिख दिए। आगे देखिए फिर अगला सेकंड नंबर में बोला है कि B की सांद्रता 3 गुनी कर दिया जाए। तो मान लेते हैं कि माना कि A का प्रारंभिक सांद्रता A तथा B का प्रारंभिक सांद्रता B है, छोटी b मान लिए, सांद्रता को मान लिए। तो अतः वेग फर्स्ट मान लिए, समीकरण इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, वेग फर्स्ट K इंटू A इंटू B स्क्वायर, यानी उसकी सांद्रता को मान लिए A, यानी A का सांद्रता को A मान लिए और इसकी सांद्रता को
बी मान लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर होगा, इसके जगह पर ए हुआ, इसके जगह पर बी स्क्वायर होगा, समीकरण फर्स्ट। अब फिर इसको क्या करना है, 3 गुना कर देना है। तो यदि बी का सांद्रता 3 गुना कर दिया जाए, तो अगर मान लो वहाँ बोला गया था क्वेश्चन में कि उसकी 3 गुना कर दिया जाए, तो अब देखिए 3 गुना कर देंगे तो समीकरण 2 में क्या होगा, के वही चीज़ को उतारेंगे यहाँ पर ए की जगह ए पर, लेकिन बी की जगह 3b लिखेंगे, 3b का स्क्वायर लिखेंगे। तो 3b का स्क्वायर जैसे ही लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, के का के ही रहेगा, ए का ए ही रहेगा, और यहाँ पर 3 3 9 और बी स्क्वायर हो जाएगा। ये समीकरण आपका 2 आ गया। दोनों को क्या करना है, दोनों को फर्स्ट सेकंड से फर्स्ट को डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड जब जैसे ही करेंगे तो सब आपका ए सब कैंसिल हो जाएगा, आपका बी भी कैंसिल हो जाएगा, और यह फर्स्ट जो 2 निकलेगा यानी बेग इस दोनों को डिवाइड करने के बाद आपका 9 यहाँ पर बच जाएगा, ये सब तो कैंसिल हो जाएगा, तो 9 बचेगा। तो बेग इसको जब गुना कर देंगे तो ये आपका गुना हो जाएगा, ये इसके यहाँ पर इसके साथ गुना हो जाएगा, तो यानी बेग 2 बचेगा इधर, यानी बेग सेकेंड यानी दूसरा समीकरण, बेग फर्स्ट गुना कितना हो गया 9 गुना, यानी बेग सेकंड जो है 9 गुना बेग फर्स्ट। इसका मतलब हो गया कि अतः बी के सांद्रण को 3 गुना करने पर बेग 9 गुना हो जाएगा। यानी अगर हम उसके सांद्रता को 3 गुना अगर उसको बढ़ा देते हैं तो 3 गुना सांद्रता अगर बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, 9 गुना बढ़ जाएगा। अब देखिए बताइए कि 9 गुना आखिर बढ़ा क्यों। अगर यहाँ पर रहता कि उसका 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो 4 गुना बढ़ता, 3 गुना कर दिया तो 3 गुना कर दिया तो 9 गुनी बढ़ गया। अगर 4 लिखता तो 16 हो जाता। क्यों, क्योंकि देखिए ये द्वितीय कोटि लिखा गया है, यानी बी कैसा है द्वितीय कोटि का है। जैसे द्वितीय कोटि है जिसके कारण से क्या है स्क्वायर है तो क्या होता है उसका डबल हो जाता है, स्क्वायर पर क्या होता है उसका डबल हो जाता है। आगे 37 नंबर देखते हैं। 37 नंबर बोला है कि कोलरास का नियम क्या है। कोलरास का आप लोग को नियम है पता है, कोलरास का नियम क्या है, ये भी फिजिकल केमिस्ट्री का है। देखिए इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युतीय अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता उसके धन आयन एवं ऋण आयन के मोलर चालकता के मान के योग के बराबर होता है। यानी कोई अनंत तनुकरण पर किसी विद्युत अपघट्य यानी कोई विद्युत अपघट्य है उसके विलयन की यानी उसमें जो विलयन उपस्थित है उसकी मोलर चालकता धन आयन और ऋण आयन दोनों उपस्थित होता है। तो धन आयन एवं ऋण आयन के बोल रहे हैं, मोलर चालकता के मान के योग के बराबर होता है, यानी मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। ये था कोलरास। देखिए तो कोलरास का इक्वेशन क्या था, देखिए तो ये था लैम्डा 0m, ये मोलर चालकता हो गया, लैम्डा c प्लस लैम्डा a। तो ये लैम्डा 0m क्या है, तो अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अनंत तनुता बहुत उसको तनुकृत करते, बहुत अधिक तक हम उसको जब तनुकृत कर देंगे उस पर मोलर चालकता। फिर लैम्डा c है धन आयन की मोलर चालकता, धन आयन की मोलर चालकता। और ये क्या है ऋण आयन की मोलर चालकता। चलिए ये समीकरण हो गया। आगे देखते हैं कि यदि विद्युत अपघट्य के वियोजन के फलस्वरूप V प्लस धनायन एवं V माइनस ऋणायन का निर्माण होता है तो इसको मान लिए, तो तब क्या हो जाएगा, तो लैम्डा 0m, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा V प्लस और लैम्डा c प्लस V माइनस लैम्डा a। ये हो गया। और एग्जाम्पल है K2SO4 के लिए एक एग्जाम्पल ले लिए, तो उसमें क्या है K2SO4, तो ये हो जाएगा आपका 2K प्लस और SO4 माइनस माना जाएगा, यानी इसका धन आयन जो होगा, इसका जो विलयन जो होगा उसमें K जो होगा पॉजिटिव होगा और SO4 ये माइनस होगा। तो इसमें लैम्डा m K2SO4 के लिए क्या होगा, यानी मोलर चालकता अनंत अनुकर पर मोलर चालकता क्या होगा, तो 2 लैम्डा K प्लस होगा और लैम्डा SO4 माइनस माइनस होगा। चलिए अगला देखते हैं 41 नंबर। 40 नंबर में क्या है, देखिए अगला क्या है, फिकेन स्टाइन अभिक्रिया यानी रिएक्शन, फिकेन स्टाइन रिएक्शन। ये क्या है, देखिए जब एसीटोन की उपस्थिति में NaI की अभिक्रिया क्लोरोएल्केन या ब्रोमोएल्केन से कराई जाती है, यानी किसके साथ, क्लोरोएल्केन या ब्रोमोएल्केन के साथ जब कराई जाती है तो आयोडोएल्केन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को फिकेन स्टाइन अभिक्रिया कहा जाता है, यानी रिएक्शन कहा जाता है। देखिए R क्या हो गया, एल्केन ग्रुप हो गया,
एक्स क्या हो गया, एक्स आपका देख लिए क्लोरीन या ब्रोमीन है, एक्स क्या है, एक्स के जगह पर क्लोरीन या ब्रोमीन है, प्लस NaI, यानी NaI की अभिक्रिया जब कराई जाती है इसके साथ किसकी उपस्थिति में, एसीटोन की उपस्थिति में। तो देखिए एसीटोन की उपस्थिति में कराई जाती है तो RI, तो RI का मतलब हो गया X और Na दोनों मिल करके यहाँ आ गया, एक उत्पाद बना दिया, और ये R और I दोनों मिल करके ये निर्माण किया। तो RI क्या है, आइडो एल्केन का निर्माण किया। इसको क्या कहेंगे, आइडो एल्केन बोलेंगे इसको। ये क्या हो गया, एल्केन ग्रुप हो गया, R क्या हो गया, एल्केन ग्रुप, और I हो गया आइडो हो गया। यानी सोडियम आयोडाइड की अभिक्रिया जब कराई जाती है तब ये निर्माण होता है। तो ये हो गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फिकेलस्टाइन रिएक्शन, फिकेलस्टाइन रिएक्शन। अगला है बी नंबर में क्या बोला गया है, बी नंबर में बोला है, देख सकते हैं बी नंबर का है कि रोजेनमुंड अभिक्रिया। रोजेनमुंड अभिक्रिया क्या है, रोजेनमुंड अभिक्रिया क्या है। तो देखिए इसमें क्या है कि जब, देखिए ये क्या है, जब PD तथा BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट या सल्फर द क्यूनोलाइन की उपस्थिति में एसिड क्लोराइड की अभिक्रिया H2 यानी हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है तो एल्डिहाइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को रोजेनमुंड अभिक्रिया रिएक्शन कहा जाता है। इसका देखिए एग्जाम्पल क्या है, देखिए एसिड क्लोराइड हो गया, एसिड क्लोराइड का अभिक्रिया किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, किसके उपस्थिति में, BD या बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में जब कराई जाती है तो ये क्या निर्माण करता है, एल्डिहाइड का निर्माण करता है। देखिए उसी अभिक्रिया एल्डिहाइड का निर्माण करते, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रोजेनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो R है तो R यहाँ पे जसकता से, यानी क्लोरीन के स्थान पर कौन आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया, क्लोरीन के, और क्लोरीन एक हाइड्रोजन यहाँ के और ये क्लोरीन मिल करके क्या बना दिया, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण कर दिया। दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं CH3, ये दूसरा एग्जांपल है, ये हो गया एग्जांपल, ये माने एक आपका रिएक्शन का आपका फॉर्मेट हो गया और उसका एक एग्जांपल हो गया, R की जगह CH3 ले लिए। आप देख सकते हैं CH3 यहाँ पर भी CH3 हुआ और HCl का निर्माण किया। ये हो गया एसिटल्डिहाइड और हो गया आपका एसिटल क्लोराइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अब क्या है, इटार्ट रिएक्शन। जब क्रोमाइल क्लोराइड की उपस्थिति में टॉल्यूइन का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुटना, ऑक्सीडेशन होता है तो बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को इटार्ट रिएक्शन कहा जाता है, यानी इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, इटार्ट रिएक्शन कहा जाता है। उसका एग्जांपल देखिए, टॉल्यूइन का, ये टॉल्यूइन है, उसमें क्या है आपका CrO2Cl2 की उपस्थिति में जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तब क्या होता है, यहाँ का H के स्थान पर कौन होता है, H भी रहता है और यहाँ पर O आकर के जुड़ जाता है, तो इसको, इसका नाम हो गया बेंजल डिहाइड, या ये क्या है, CHO एल्डिहाइड ग्रुप है और यह जल का निर्माण करता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए केनी-जारो रिएक्शन। जब अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड को NaOH या KOH सांद्र विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो स्वतः ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप एक अणु का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अणु का अवकरण होता है तथा कार्बोक्सिलिक एसिड एवं एल्कोहल का निर्माण होता है। अभिक्रिया में बना कार्बोक्सिलिक एसिड क्षार के साथ लवण बनाता है। इस अभिक्रिया को केनी-जारो रिएक्शन कहा जाता है। देखिए उसका रिएक्शन है, एक एल्डिहाइड यहाँ पर है और एक एल्डिहाइड, दो एल्डिहाइड को जब लिया जाता है, दो अणु, एल्डिहाइड का दो अणु लिया जाता है तो NaOH के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो एक के साथ मिल करके वो एल्कोहल का निर्माण करता है और एक के साथ आप देख सकते हैं कि आपका Na एक के साथ OH आ जाता है और एक के साथ NaO आ जाता है। आप देख सकते हैं कि इसके साथ क्या हो गया, H के स्थान पर आपका Na आ गया और CH3OH बना दिया, और ये आपका एक के साथ क्या हो गया, Na आ गया, ये H के साथ, तो ये बन गया HCO बॉन्ड O Na आ गया। अगला है 38 नंबर में, कंप्लीट द फॉलोइंग, यानी इसको क्या करना है, रिएक्शन को कंप्लीट करना है। इस रिएक्शन को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो आप देख सकते हैं कि KMnO4
3H2S है तो इसमें निर्माण करता है MnO2 KOH प्लस जल का निर्माण करता है 3S का निर्माण करता है। जब इसमें इसके साथ जब KI जब H जल के साथ रिएक्शन कराया जाता है, ये दिया हुआ है, तो इसका निर्माण होता है MnO2 प्लस KOH प्लस KiO3 का निर्माण करता है। अगला है कि MnO4 की जब प्लस MnOSO4 प्लस H2 जल के साथ अभिक्रिया होता है तो K2SO4 का निर्माण होता है, H2SO4 का निर्माण होता है और MnO2 का निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर में क्या है कि CONO3 का होल टू C6H2O इज यानी बिलियन की को मोलरता ज्ञात कीजिए जिसमें 4.3 लीटर बिलियन में 30 ग्राम CONO3 का होल टू इंटू 6H2O घुला है। यानी आपको इसमें क्या करना है, बिलियन का मोलरता ज्ञात करना है। तो इसका क्या करना है, मोलरता को ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला भी आप लोग को याद रखना होगा, इसका फॉर्मूला भी होता है। सबसे पहले क्या क्या दिया गया है, तो मोलर मास ऑफ CO, तो मोलर मास आप लोग निकालने के लिए जानते हैं आणविक द्रव्यमान, मोलर मास आणविक द्रव्यमान। तो इसमें क्या है, हम किसका निकाल रहे हैं, CONO3 इसका निकाल रहे हैं। तो देखिए CO का कितना होता है, कोबाल्ट का 59 होता है। उसके बाद इसका कितना होता है, प्लस यहाँ पर 2 है इसलिए 2 से गुना कर दिए। उसके बाद N का कितना होता है, 14 होता है। O का कितना होता है, 3 गो O है तो 16 होता है, तो 3 गुना 16 प्लस, अब यहाँ प्लस 6H2O का कितना होता है, H2O का 18 टोटल होता है। आप लोग निकाले होंगे कभी, तो H2O का जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 18 होता है। तो इसलिए यहाँ निकाल के नहीं देखा, डायरेक्ट 18 लिख दिया। तो 6 गुना 18, क्योंकि 6 गो जल का अणु कितना है, 6 गो है। तो टोटल कितना हुआ, 291 ग्राम प्रति मोल। फिर अगला को निकालते हैं CONO3, इसका निकालते हैं। ये मास ऑफ, ये मास दिया हुआ है, मास है आपका इसका कितना, 30 ग्राम आपका यहाँ मास दे दिया है, मास आपका दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर मास जो है आपको दे दिया है, ये 30 ग्राम आप देख सकते हैं कि ये 30 ग्राम आपको दिया गया है, इसका मास दे दिया है। तो लिख दीजिए 30 ग्राम। उसके बाद इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इसका फॉर्मूला होता है गिवन मास और मोलर मास 30/291। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा 0.103 मोल्स। उसके बाद आपका मोलरिटी M, मोलरिटी यानी मोलरता का फॉर्मूला होता है कि मोलरता का फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ मोलर ऑफ सोल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसको जब हम भाग देंगे तो ये जो इसका मतलब ये जो है जितना निकला उसको, इसको जितना दिया गया है यानी जितना वो निकला उससे जब हम भाग दे देंगे तो इसका टोटल कितना आएगा, इतना आएगा। चलिए अगला देखते हैं 40 नंबर। 40 नंबर का है, 40 नंबर में देखिए कितना है, 1 2 3 4 सवाल दिया हुआ है। इसमें क्या करना है आप लोग को, गुणधर्म क्या लिखा है, वर्ग 15 के तत्वों के सामान्य गुणधर्मों को उनके परमाणुक त्रिज्या, ऑक्सीकरण अवस्था, आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी के संदर्भ में विवेचना की। यानी आपको परिभाषा इसका देना है और थोड़ा सा डिटेल करके आपको इसको बताना है। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं परमाणुक त्रिज्याएं। परमाणुक त्रिज्या क्या होता है, इसको आपको क्या करना है, वर्ग के अनुसार आपको बताना है। तो देखिए किसी तत्व के परमाणु के नाभिक का केंद्र तथा बाह्यतम कक्षा के बीच की दूरी को परमाणुक त्रिज्या कहते हैं। यानी कोई केंद्र है, कोई नाभिक है, उसके केंद्र और उसके कक्षा के बीच की जो दूरी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परमाणुक त्रिज्या कहते हैं। देखिए किसी भी वर्ग में ऊपर से, इसका गुण क्या है, देखिए किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, यानी ऊपर से जब नीचे हम पीरियोडिक टेबल में आते हैं, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर कक्षाओं की संख्या बढ़ती है, कक्षाओं की संख्या बढ़ती है। यानी उसका जो कक्षा जो होता है, जैसे अब ये कक्षा जो होता है धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ते जाता है, जिसके कारण परमाणुक त्रिज्या भी बढ़ता है। यानी परमाणुक त्रिज्या भी क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ते जाएगा। अगर कक्षा की संख्या होगा तो बढ़ेगा तो परमाणुक त्रिज्या भी बढ़ेगा। ग्रुप 15 में N से BI की ओर जाने पर परमाणुक त्रिज्या का बढ़ता मान इस तरह है। तो यानी सबसे कम N का होता है, उससे बड़ा P का, उससे बड़ा AS का, उससे बड़ा SB का,
उससे बड़ा Bi का परमाणु त्रिज्या का क्रम इस प्रकार से है, यानी सबसे बड़ा किसका होता है Bi का और सबसे कम N का होता है। उसके बाद ऑक्सीकरण अवस्था बोला है। तो ऑक्सीकरण अवस्था क्या है कि वर्ग 15 के तत्वों द्वारा सामान्यतः -3 +3 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित किया जाता है, यानी वर्ग 15 के तत्वों का ये ऑक्सीडेशन नंबर आता है उसको निकालने पर। देखिए क्या लिखा है, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के आकर्षण घटता है। अतः वर्ग 15 में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर -3 0.5 की प्रवृत्ति घटती है, यानी ऊपर से जब नीचे की ओर हम आएंगे तो उस समय क्या होगा, उसका आकार बढ़ते जाता है। तो आकार बढ़ने के कारण से क्या होता है, आकर्षण क्षमता धीरे धीरे घटते जाता है। देखिए वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इंटरपेयर इफेक्ट बढ़ता है जिसके कारण से वर्ग 15 में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इंटरपेयर इफेक्ट के कारण +5 0.5 का अस्थायित्व घटता है, जबकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का अस्थायित्व बढ़ता है। अगला क्या है, ये आपको लिखना है डिफिनेशन पे। अगला क्या है, आयनन एंथैल्पी किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को आयनन एंथैल्पी कहा जाता है। यानी कोई परमाणु है उसके बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निष्कासित यानी बाहर करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होता है उसी को हम लोग आयनन एंथैल्पी कहा जाता है। देखिए उसका क्या गुण है कि वर्ग 15 में N से Bi की ओर जाने पर कक्षाओं की संख्या बढ़ती है जिसके कारण परमाणु का आकार बढ़ता है। परमाणु का आकार बढ़ने से कारण नाभिकीय आकर्षण बल का मान घटता है। यानी परमाणु का आकार धीरे धीरे अगर बढ़ने लगने से क्या होता है कि उसका जो आकर्षण बल है दोनों के बीच में क्या होता है, घटते जाता है। अतः N से Bi की ओर जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान घटता है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्राप्ति एंथैल्पी। प्राप्ति एंथैल्पी क्या है, देखें किसी तत्व के परमाणु द्वारा जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो एंथैल्पी परिवर्तन को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहा जाता है। वर्ग 15 में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण की प्रवृत्ति कम हो जाता है। अतः इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है। तो इस सबसे आपका देख सकते हैं कि सबसे बड़ा N होता है, उसके छोटा P, AS, SB, Bi विद्युत ऋणात्मक का क्रम, ये चीज़ दिया गया है। अगला 40 नंबर में क्या बोला है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग, यानी सबका आपको यानी S8 का आपको स्ट्रक्चर को खींचना है। तो S8 का स्ट्रक्चर आपका इस प्रकार से होगा। उसके बाद आपका बोला गया है XeOF4। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। F को 4 F है तो आपको 4 जगह पर लिखना है। उसके बाद F को यहाँ पर दे देना है, यानी आपका डबल बॉन्ड के बाहर कर देना। आप इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, जहाँ भी कर सकते हैं। और ये सब जो दिया गया ये बॉन्ड है। उसके बाद आपका H2SO3 का है, ये फिगर H2SO3 का फिगर है, इस प्रकार से होगा। उसके बाद अगला है H2S2O8 का ये फिगर आपका इस प्रकार से बनेगा। यानी आपको संरचना खींचने के लिए बोला गया है। आपका P4 का संरचना इस प्रकार से होगा। F का H3PO2 का संरचना इस प्रकार से होगा। H3PO3 का संरचना इस प्रकार से होगा। H2SO4 का संरचना आपका इस प्रकार से होगा। उसके बाद H3PO4 का संरचना इस प्रकार से होगा। J का H2SO2O7 का संरचना इस प्रकार से होगा। और K H4P2O7 का संरचना इस प्रकार से होगा। उसके बाद HPO3 का होल 3 का संरचना इस प्रकार से बनेगा। उसके बाद HPO3N यानी जब बहुत संख्या में रहता है उस समय इसका संरचना इस प्रकार से होगा। और आपका P4O10 P2O5 इसका संरचना आपका इस प्रकार से होगा। P2O5 इसलिए होगा क्योंकि इसका दो अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये P2O5 ही होगा। तो इसका संरचना इस प्रकार से होगा।